एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट हर समय नैतिकता की बात क्यों करते हैं? देखिए, उपनिषद में कहा गया है कि नैतिकता की बात ना करने वाला नर्क में जाता है और नैतिकता की बात करने वाला महानर्क में जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नैतिकता का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और दूसरे को कौन नीचा दिखाता है? दूसरे को वही नीचा दिखाता है जो कि खुद ये देख ना पाया हो, अपने प्रति अंधा हो कि वो खुद कितना गिरा हुआ है, खुद कितना नीच है। और इसीलिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारा शास्त्र हमको सिखाता है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला नियम ही यही है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। पहले आप दूसरे को, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। हर विशेष मौके पर आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए कि आप खुद कितने निचले स्तर के हैं। और जब आप अपने आप को सबसे बार बार अपने आप को देखते हैं, हर वक्त अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपना अपना अवलोकन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे आप तो बहुत ही नीचे हैं, आपके अंदर तो कोई विल पावर ही नहीं है, आपके अंदर तो बहुत सी वीकनेसेस हैं, आप किस तरीके से प्राइवेटली गलत सलत बातें सोचते हैं, अरे आपके अंदर तो कोई नैतिकता ही नहीं है। ये जब जब हम अपने बारे में सोचते हैं तब हम दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, अपने बारे में एक इमेज बना के रखेंगे, तो हम दूसरे को कभी माफ कर पाएंगे? दूसरे को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। दूसरे की गलतियां हमको बहुत बुरी लगेंगी क्योंकि हम अपने आप को गलत कभी मानते ही नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को तो बड़ा करके देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कभी किया ही नहीं, अपना आत्मावलोकन कभी किया ही नहीं। तो हम अपने आप को कभी, जब आत्मावलोकन करते तो हम छोटा समझते, अपने आप को कमियों वाला समझते। हम कमियों के प्रति, अपनी कमियों के प्रति तो अंधेपन का शिकार है। तो हम अपनी कमियां ही जब देख नहीं पा रहे हैं तब तो इसका मतलब हम बिना कमियों के हैं। तो जो बिना कमियों का होगा वो क्या कभी कमियों वाले व्यक्ति को, दूसरे कमियों वाले व्यक्ति को क्षमा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपनी कमियों को देखना यही नैतिकता है। और नार्सिसिस्ट हमेशा नैतिकता की बातें करता है। नैतिकता की बातें करने का कारण उसका क्या है? उसका नैतिकता की बातें करने का कारण यह है क्योंकि उसका कभी सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं उसके अंदर। तो जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी वो अपने अंदर कमियां देख नहीं पाएगा। जो अपने अंदर कमियां देख नहीं पाएगा वही अपने बारे में ये इमेज बना पाएगा कि वो कितना ग्रैंडियोस है, वो कितना मॉरल, उसके अंदर कितनी मोरालिटी है, ये सेल्फ इमेज अपने अंदर बना पाएगा। इसलिए दूसरे की हमेशा मॉरल शेमिंग करेगा, दूसरे की हमेशा अंडरस्टैंडिंग की शेमिंग करेगा, दूसरे की समझ के ऊपर हंसेगा, दूसरे की नैतिकता के ऊपर समझ हंसेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा। और ये बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। कुछ लोग आप देखिए हमेशा दूसरे की सच्चाई बताते हैं, जैसे केजरीवाल हमेशा दूसरे की सच्चाई बताते हैं। या आपने देखा होगा इधर जब चुनाव हुआ था तो प्रशांत किशोर जो है वो कितना दूसरे की सच्चाई बताते थे, सबकी सच्चाई बताते थे और कितना एग्रेसिवली सच्चाई बताते हैं, वो सबके बारे में पूरा सब खोल के रख देते हैं एकदम। तो ये सच्चाई बताते हैं। समाज हमारा इन सब चीजों को लेकर के बड़ा खुश होता है जब कोई सच्चाई बताता है, क्योंकि समाज सच्चाई के पीछे जो मैनिपुलेशन छुपा हुआ है उस मैनिपुलेशन को देख नहीं पाता है। समाज ये देख नहीं पाता है कि दूसरे की सच्चाई बताने वाला व्यक्ति जो है उसका एक्चुअली दूसरे की के बारे में सच्चाई बता करके इस दुनिया में सच को लागू करने से उसका कोई सरोकार नहीं है। वो दूसरे की सच्चाई बता करके दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, दूसरे को डिमोरलाइज करना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। क्योंकि जब वो दूसरे को नीचा दिखा लेता है तो उसकी सेल्फ इमेज को जो है बल मिलता है, उसकी ग्रैंडियोसिटी को शक्ति मिलती है, उसको ग्रैंडियोसिटी को, उसकी भव्यता को एक अफर्मेशन मिलता है और उसको ये पता चलता है कि वो पावर महसूस करता है, उसे लगता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए सच बोलने को लोग वेपनाइज कर देते हैं।
सच जो है, अगर आप सच का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हो जाएंगे। और साधारण व्यक्ति की क्वालिटी सिर्फ ये है कि साधारण व्यक्ति खुद में प्रसन्न रहता है, खुद शांत रहता है। लेकिन साधारण व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, वो खुद अंदर शांत बना रहता है, अपना चुपचाप बैठा रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे की बुराई करते हैं। दूसरे की बुराई करने से ऐसा लगता है कि अरे भाई, ये तो बड़े नैतिकतावादी हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे लोगों का साथ जब शुरुआत में मैं अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते थे। तो हैरोल्ड ब्लूम एक लेखक है, उन्होंने एक किताब लिखी है द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस दूसरे के प्रभाव में, दूसरे के प्रभाव में अगर आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप पहले वहां से एंजाइटी से थोड़ा अपने आप को किनारा करिए और अपने जीवन के बारे में खुद विचार कीजिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए और आप दुनिया के सामने तब आइए। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस वक्त उनसे थोड़ी सी दूरी बनाई, उन लोगों से जो बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते थे, और मैं अपने आप का अपना आत्मावलोकन करता था। मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नजर आती थी। मैं उन कमियों को स्वीकार करके अपनी स्पीड से, जो भी मेरी गति है, उस गति के हिसाब से ही मैं उन कमियों को लेकर के कुछ करना चाहता था, वरना मैं अब एक स्वीकार भाव के साथ जीना चाहता था। क्योंकि मेरा ऐसा शुरुआत से मानना रहा है कि जो अपनी गलतियां देखेगा वही दूसरे को क्षमा कर पाएगा और दूसरे के साथ सामंजस्य में जी पाएगा। तो मैं इस तरीके से जीता था। लेकिन मैंने देखा दूसरे की कमियां लोग बताते हैं, खूब दूसरे के बारे में सच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा है, उनका अपना नैरेटिव है, उस नैरेटिव के हिसाब से चलना चाहते हैं, इसलिए दूसरे की कमियां बताते हैं। तो ये कंटेम्पचुअसली बात करते हैं, दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों की बात करते हैं, अपने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। और सच बोलने वाला आदमी बहुत नैतिक होता है, जो बहुत नैतिक होता है वो बहुत बड़ा होता है। यही ग्रैंडियोसिटी उनका डिसेप्शन है, यही ग्रैंडियोसिटी जो सच बोलने की वजह से वो महसूस करते हैं, वही उनका नार्सिसिज्म है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सच बोलने वाले किस तरीके से जो है नार्सिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। और परिवार में आपने देखा होगा, बहुत से परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा परिवार की बातें करते हैं। परिवार ऐसा है, परिवार ऐसा है, परिवार के साथ रहना है, परिवार के साथ चलना है, समाज के साथ चलना है, हमेशा परिवार की बात करते हैं। और परिवार को वरीयता देते हैं हमेशा, परिवार को वरीयता दे करके अपने परिवार में अपनी पत्नी को ह्यूमिलिएट करना, बच्चों को ह्यूमिलिएट करना और परिवार की बातें हमेशा करना। एक्चुअली उनका परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, वो परिवार और समाज की बात करके अपने लोगों को जिनके कांटेक्ट में वो हैं उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको दुख देना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को इग्नोर करना चाहते हैं, उनको नियंत्रण में लेना चाहते हैं, उनको उनके ऊपर काबू करना चाहते हैं। तो उनका परिवार से कुछ मतलब नहीं है। वो परिवार के बारे में बात करके, परिवार के अंदर की सामाजिकता की बात करके दूसरे को अपने परिवार की जो परिवार को एक्सेप्ट करके परिवार को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। परिवार को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ताकि वो परिवार के ही अंदर अपने लोगों को जो है वो नीचा दिखा सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनकी इंडिविजुअल आवश्यकताओं को दूर कर उनकी नकार सकें, पत्नी को टॉर्चर कर सकें, पत्नी के परिवार वालों को नीचा दिखा सकें, और वास्तव में उनका परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज में कन्फॉर्मिटी की बात करते हैं कि मैं परिवार के साथ रहूंगा, परिवार के साथ चलूंगा, परिवार को देख रहा हूं, परिवार को हैंडल कर रहा हूं, परिवार के लिए जी रहा हूं, ऐसे बोलते हैं वो। और परिवार को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं ऐसे लोग, परिवार को ही टॉर्चर करते हैं, सबसे ज्यादा परिवार को ही नीचा दिखाते हैं, और परिवार को ही काबू करने के लिए परिवार की ही बड़ाई करके
परिवार की ही वकालत करके परिवार का शोषण करते हैं। तो ये भी एक तरीके का नार्सिसिज्म है। परिवार को मेरा परिवार है, मैं परिवार के लिए काम करूंगा, मैं समाज के लिए काम करूंगा, इस तरीके की बातें करते हैं। और इस तरीके की बात क्यों करते हैं? ताकि पत्नी के ऊपर नियंत्रण रख सकें, उसकी आवश्यकताओं को नकार सकें, परिवार के ही दूसरे सदस्यों को नीचा दिखा सकें, परिवार के दूसरे सदस्यों को अपने नियंत्रण में ले सकें, अपनी सामाजिकता के गुरूर से अपने अंदर एक भव्यता पैदा कर सकें। वही उनका नार्सिसिज्म है। तो इस तरीके से ऐसे लोग परिवार, सामाजिकता, परिवार, इन सब की नैतिकता के द्वारा दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सब समाज के नार्सिसिस्ट्स हैं। हम्म? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर चीज की बुराई करते हैं। हर चीज, समाज की बुराई, सरकार की बुराई, हर तरीके के इंस्टीट्यूशन की बुराई, हर सब चीज की बुराई करते हैं। इनफैक्ट लेफ्टिस्ट मोरालिटी ने और किया क्या है? उन्होंने यही किया, वो हर चीज की बुराई करते हैं। क्यों बुराई करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब बुराई करके वो इस जो प्रेजेंट ऑर्डर है उसको न समाप्त कर देंगे, और समाप्त करके एक नया ऑर्डर क्रिएट करेंगे, एक नई संरचना विश्व की देंगे। लेकिन वो कोई संरचना कभी नहीं देते हैं, क्योंकि वो संरचना देने के लिए चीजों की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो चीजों की बुराई कर रहे हैं दूसरे को नष्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं, जब वो नष्ट होते हुए किसी चीज को देखते हैं, तभी उनको अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी क्रिएटिविटी का एहसास होता है। तो ये सब एक एक तरीके की पॉलिटिक्स है। ये एक तरीका है दूसरे को नीचा दिखाने का। ये एक तरीका है दूसरे को डिनाउंस करने का, अपनी सुपीरियरिटी को सामने रखने का, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का। ये सब एक तरीके का नार्सिसिज्म ही तो है। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट मोरालिटी का सहारा लेता है, नार्सिसिस्ट स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा ताकत है दूसरे को नीचा दिखाने की। अगर मैं शांत हूं और मेरे अंदर अंदर मेरे हैप्पीनेस है, तो इसकी बहुत संभावना है कि मैं दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाऊं। समझ रहे? तो ये स्पिरिचुअलिटी की ताकत है। स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है, साधना करता है, थोड़ा सा उसके अंदर शांति आने लग जाती। जब शांति आने लग जाती है तो दूसरे लोग जो अशांत हैं, दूसरे लोग जो सांसारिकता में हैं, उनको नीचा दिखाने लग जाता है, उनको डोरमैट की तरीके से ट्रीट करने लग जाता है। तो ये, लेकिन जब जो भी ऐसा करेगा उसकी तुरंत विकास रुक जाएगा। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ। विकास तभी हो सकता है जब आप सब अपने आप को छोटा समझें और दूसरे को बड़ा समझें। इसलिए जितने भी वास्तविक व्यक्ति हैं इस दुनिया में, वास्तविक संत हैं, उन सबको आप देखेंगे तो अपने आप को छोटा समझ करके रखते हैं, सादगी से रहते हैं। क्योंकि जितना आप अपने आप को छोटा समझेंगे, उतना ही आप ज्ञान के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और जितना आप अपने आप को बड़ा समझेंगे, जितना अपने आप को आप ब्रह्मांड का केंद्र समझेंगे, उतना आपकी नार्सिसिज्म बढ़ता चला जाएगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगी, आप कॉन्शियस रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र समझता है, उसको कोई छोटा सा थोड़ा भी कुछ उसको कह देगा तो वो तुरंत बुरा मान जाएगा, थोड़ा चिल्लाने लग जाएगा, है, नाराजगी दिखाने लग जाएगा, कंट्रोल करने लग जाएगा, गालियां देने लग जाएगा। तो अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र समझने के ये सब नुकसान है, क्योंकि इससे नार्सिसिज्म पैदा होता है। और ये स्पिरिचुअलिटी से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आदमी अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र समझना शुरू कर देता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला फॉरमोस्ट नियम ही यही है, नैतिकता का सबसे फॉरमोस्ट नियम ही यही, कि आप अपने आप को छोटा समझें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, संबंध की बात करते हैं और अपना संबंध के बारे में बात करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, अपने आप को प्रोलिफरेट करने के लिए किसी को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए कि बुद्धिस्ट लोगों ने यही किया था शुरुआत में। उन्होंने क्या काम किया कि वो हमेशा राजा से हमेशा मिलते थे, राजा को कन्वर्ट कर देते थे अपनी बातें सुना करके, और जब राजा उनके फेवर में आ जाता था
तो फिर दूसरे लोगों को और उनके साथ जो है पशुओं की तरीके से ट्रीटमेंट करते थे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे, आप गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आप जो है अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे फिर, क्योंकि आप आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल होने के बाद भी मैनिपुलेशन का सहारा लेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये सब नार्सिसिज्म की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे नार्सिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी कैसे आदमी को नार्सिसिज्म की तरफ भी ले जा सकती है, और कैसे आदमी को जो है ग्रोथ की तरफ भी ले जा सकती है, उसके उत्थान की तरफ ले जा सकती है। ज्यादा संभावना लेकिन नार्सिसिज्म की तरफ ही जाने की, क्योंकि जैसे आदमी के अंदर शांति आने लग जाती है वैसे वैसे उसका घमंड, उसका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरे को पशु समझना, दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करना, दूसरे को नीचा समझना, डोरमैट की तरीके से ट्रीट करना, ये सब बढ़ता चला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नार्सिसिस्ट क्यों दूसरे को पशुवत और इतनी मोरालिटी की बात क्यों करते हैं, ताकि वो मोरालिटी को वेपनाइज कर सकें और दूसरे को नीचा दिखा सकें। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, उसको आपको समझना है। मैं अक्सर हमेशा वीडियो में अपने बताया करता हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनेंगे जल्दी से उसको। वो है पर्सनैलिटी थेरेपी। पर्सनैलिटी थेरेपी करिए आप इन सब चीजों से बचने के लिए। ऐसे नार्सिसिस्ट से आप बचने के लिए क्या करेंगे? पर्सनैलिटी थेरेपी कीजिए। पर्सनैलिटी थेरेपी क्या है, जल्दी से समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए, आपके अंदर से जो मैं बोलने वाला है, मैं, याद रखिए बस इतनी बात। मैं जो आपको बोलता है, ये मैं ही तो आपका जो मैं बोलने वाला है, यही पर्सनैलिटी ही मैं बोलता है। याद रखिए, ये पहला इंडिकेटर समझिए, पकड़ लीजिए ये बात। मैं बोलने वाला पर्सनैलिटी है। अब आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैं बोलने वाला पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को और भी पहचानिए करीब जाके। पर्सनैलिटी हमेशा अनकॉन्शियस होता है। पर्सनैलिटी की आपकी क्वालिटी ये होती है कि पर्सनैलिटी जो है वो आप पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वो चीजें हैं जो आपने अपने वातावरण से सीखी हैं, वो कंडीशनिंग्स, वो मान्यताएं हैं, वो सेल्फ इमेजेस और वो बिलीफ सिस्टम जो आपने अपने वातावरण से सीखा है, वही आपकी पर्सनैलिटी है। तो जो आपने सीख लिया है, जो पैटर्न आपने सीख लिया है, वो पैटर्न आपको चलाने की कोशिश करता है। तो आप अगर कुछ ना करें, जैसे आप साइकिल लेके जा रहे हैं तो आप कुछ करते हैं, साइकिल अपने आप चलाती है आपको कि नहीं? आपका पैर खुद ही साइकिल चलाता है। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले बुलेट मोटरसाइकिल मेरे पास थी, तो मैं बुलेट से मोटरसाइकिल से आता जाता था। तो मुझे बुलेट का इतना एक्सपीरियंस हो गया था चलाने का कि मुझे खुद ही पता नहीं रहता था कि मेरा पैर कैसे बुलेट के गियर बदल देता है, कैसे ब्रेक लगा देता है। और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि कैसे, मैं एकदम कॉन्शियसली जल्दी से नहीं बता सकता हूँ कि कैसे गियर बदल जाता है और कैसे क्या, लेकिन मेरा सब पैर गियर वियर बदल लेता था अपने आप ही। ये पर्सनैलिटी का काम है। पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस होती है, क्योंकि वो चीजों को सीख लेती है, सीखने के बाद शरीर और मन को अपने आप चलाने लग जाती है। तो पर्सनैलिटी को याद रखिए, पहचानने का तरीका क्या है? पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस होती है। पर अनकॉन्शियस होने का मतलब है आपको यंत्रवत चलाने का काम करती है, मैकेनिकली चलाती है, यंत्र के समान चलाती है, ऑटोमेटिकली चलाती है, अपने आप चलाती है। कॉन्शियसनेस उसका विपरीत है। कॉन्शियसनेस अपने आप नहीं चलती। कॉन्शियसनेस में आप खुद अपने आत्मबल से, अपनी विल पावर से आप चीजों को चलाते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी अपने आप चलती है। जैसे आप कभी बैठे हैं, गड़बड़ ऐसे बड़बड़ा रहे हैं, वो बड़बड़ाहट का काम कौन चीज करती है? पर्सनैलिटी करती है। पर्सनैलिटी को पहचानिए, अनकॉन्शियस होती है पर्सनैलिटी का दूसरा इंडिकेटर। पहला क्या है? ये मैं बोलती है, मैं बोलने वाली पर्सनैलिटी। मैं, मुझसे कह दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी, मैं के बारे में बात करती। इसी पर्सनैलिटी की मैं की जो टोन है, इसी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब कोई दूसरा इसके सामने कुछ इसको थोड़ा अपमानित कर देता है या इसके हिसाब से बात नहीं करता। तो पर्सनैलिटी का जो मैं रूप है, उसी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी जो है वो क्या है? आपकी मान्यता है। पर्सनैलिटी क्या है? आपकी सेल्फ इमेज है।
पर्सनैलिटी क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम है। याद रखिए, आपकी पर्सनैलिटी ही हर्ट होती है हमेशा, आप नहीं हर्ट होते हैं। कोई कुछ भी कहता है, आपकी सेल्फ इमेज हर्ट होती, आप थोड़ी हर्ट होते हैं। सेल्फ इमेज किसे कहते हैं? सेल्फ इमेज वो है जो अपने वातावरण में रह करके आप बना लेते हैं किसी से भी। जैसे कोई आदमी है, टीचर है, स्कूल में पढ़ाने जाता है, सब उसको नमस्ते नमस्ते सर कहते हैं। अब वो अपने आप को सर समझने लगे। अब अगर कोई किसी दिन उनको सर ना कहिए तो एकदम आग बबूला हो जाते। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने सर की सेल्फ इमेज बना ली है अपने अंदर। तो इसी तरीके से हम सब सेल्फ इमेज बना लेते हैं। सास हैं हम, इस सास की सेल्फ इमेज बना लिया। बहू है हम, बहू की सेल्फ इमेज बना लिया। विक्टिम है हम, विक्टिम की सेल्फ इमेज बना लिया। जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके की परिस्थिति, उस तरीके की इमेज बना के हम बैठे रहते हैं। तो ये इमेजेस जब कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हमारी सेल्फ इमेज हर्ट होती है, हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई हमारे मैं की बात को नहीं सुनता है तो हमारा मैं दुखी हो जाता है। उसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चोट पहुंच गई। तो पहचानिए कौन दुखी है। आप दुखी हैं कि पर्सनैलिटी दुखी? पर्सनैलिटी दुखी है। नार्सिसिस्ट किसे दुखी करता है? अपनी नैतिकता की बातें करके आपकी पर्सनैलिटी को दुखी करता है। नार्सिसिस्ट की जो टोन है अपमानजनक, वो अपमान किसका करती है? आपकी पर्सनैलिटी का चोट के ऊपर चोट पहुंचाती, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर चोट पहुंचाती है, आपकी कंडीशनिंग्स या मान्यताओं के ऊपर चोट पहुंचाती है, आपकी सेल्फ इमेजेस के ऊपर चोट पहुंचाती है। ऑब्जर्व कीजिए, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी वो है, पर्सनैलिटी का पैटर्न देखिए। जब आप दुखी होते हैं तो देखिए मेरे अंदर क्या दुखी है, तो पता चलेगा पर्सनैलिटी दुखी है। कैसे पर्सनैलिटी दुखी है? क्या कोई सेल्फ इमेज हर्ट हुई? हाँ, सेल्फ इमेज आज हर्ट हो गई। मुझे सब लोग सर सर कहते थे, आज सर नहीं कहा, इस वजह से हम दुखी हैं। तो पर्सनैलिटी, सेल्फ इमेज हर्ट हो गई, सेल्फ इमेज दुखी है। बिलीफ मेरी दुखी है, जो चीज मानते थे वो चीज मेरी उसके विरोध में बात कर रहे हैं आज लोग। बिलीफ सिस्टम दुखी, मान्यताएं दुखी। मैं तो ऐसा मानता था लेकिन ये ऐसा नहीं मान रहा है, इसको लेकर के दुखी है। तो पर्सनैलिटी, जब दूसरे लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो पर्सनैलिटी दुखी हो जाती। उनकी टोन हमारे लिए सम्मानजनक नहीं हो जा होती है, तब पर्सनैलिटी का मैं दुखी हो जाता है। तो ये हमें देखना होगा कि क्या दुखी है। पर्सनैलिटी दुखी है। पर्सनैलिटी कुछ काम करा रही है हमसे, वही तो हमारा पैटर्न है। पर्सनैलिटी का पैटर्न देखिए, पर्सनैलिटी का पैटर्न है, पर्सनैलिटी का पर्सनैलिटी कुछ हमसे करवाना चाहती है। हम पर्सनैलिटी जो चाहती है चुपचाप करवाती चली जाती। हम पर्सनैलिटी के जो है पैटर्न के अंदर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। जैसा पर्सनैलिटी चाहती है वैसे हमको नचाती है। पर्सनैलिटी का पैटर्न जो है वो हमको एम्पैथ बना देता है। पर्सनैलिटी का पैटर्न जो है हमें को डिपेंडेंट बना देता है। को डिपेंडेंट जिसका बन गया जो आदमी, वो दूसरे को हमेशा, दूसरे को रेस्क्यू करेगा, दूसरे की बिना मांगे मदद करेगा, दूसरे की बिना वजह उसकी सहायता करने की कोशिश करेगा। वो सोचता है ऐसा करके वो प्रेम पा जाएगा, ऐसा करके दूसरे के द्वारा वैलिडेट हो जाएगा। ये क्या है? ये पर्सनैलिटी का पैटर्न है। आपको दूसरे को कितना आपको देंगे भाई? कुछ लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? लिमिटेड क्वांटिफाई करेंगे कि नहीं? कुछ मेजर करेंगे कि देते ही रहेंगे अंत तक? तो अगर देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे तो क्या होगा? आप ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फिर तो देना, आपका खुद का देने की हरकतें आपकी खुद आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगी। अपना संतुलन बैठा बिगड़ जाएगा आपका अपने आप से। तो ये आपका पर्सनैलिटी का पैटर्न है जो हमेशा दूसरे को देते रहो, देते रहो, देते रहो। तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ये पैटर्न तो आपके अंदर नहीं है। ऑब्जर्व करिए पर्सनैलिटी के पैटर्न को। पर्सनैलिटी आपके अंदर एक पैटर्न है जो आपसे कुछ भी डिसबैलेंस टाइप का वर्क करवाता है। ऑब्जर्व करिए कि कैसे ये करवा रहा है आपके साथ। कहीं आपको डिपेंडेंट पैटर्न तो नहीं है आपके अंदर? पर्सनैलिटी का पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। जब वो आपसे उल्टा सीधा कुछ करवाए, इसे ऑब्जर्व कीजिए। फिर पर्सनैलिटी के आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि पर्सनैलिटी जो है क्या सोचती है। जैसे ही आपके अंदर नेगेटिविटी आए, समझ जाइए नेगेटिविटी हमेशा पर्सनैलिटी की वजह से। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा पर्सनैलिटी की होती है। तो आप तुरंत अपने आप से सवाल पूछिए कि कौन है ये जो थिंकिंग कर रहा है? कौन दुखी होकर के नेगेटिविटी चला रहा है? पता चलेगा पर्सनैलिटी चला रही है। तो पर्सनैलिटी बंद करो फिर थिंकिंग। पर्सनैलिटी तो मिथ्या है,
पर्सनैलिटी बदल जाएगी कुछ ही दिन में, पर्सनैलिटी ऐसे ही टूट जाने वाली है कुछ दिन में, तो पर्सनैलिटी की चिंता क्यों करना। आप पर्सनैलिटी से अलग हो, ऐसा मानते रहो हमेशा, ऐसे मान करके जियो, पर्सनैलिटी में उलझने दो, नार्सिसिस्ट की गलत सलत बातों को पर्सनैलिटी के अंदर उलझा दो, आप अपना दूर खड़े हो जाओ। आप सब पर्सनैलिटी हो, आप पर्सनैलिटी नहीं हो। पर्सनैलिटी तो कुछ कंडीशनिंग्स हैं जो कि आपकी बॉडी माइंड को चला रही है। पर्सनैलिटी दुखी होती है, आप नहीं दुखी होते हो। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के ऊपर चोट पहुंचाता है, आपके ऊपर चोट नहीं पहुंचाता। ऐसा देखते हुए, एक्सपीरियंशियली ऐसा देखते हुए, जो भी नार्सिसिस्ट की टोन है, जो भी नार्सिसिस्ट की बदतमीजी है, जो भी नार्सिसिस्ट का अपमान है, आओ चोट पहुंचाने दो उसको। पर्सनैलिटी को चोट पहुंचा रहा है ना, आपको चोट नहीं पहुंचा रहा है, आप उससे अलग हो। आप कौन हो? आप रियल सेल्फ हो। तो अपने आप से कहो, अरे ये क्या पर्सनैलिटी सोच रही है नेगेटिवली। ओवर थिंकिंग कौन करता है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी किसकी होती है? पर्सनैलिटी की। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी हर्ट है। हर्ट कौन है? पर्सनैलिटी हर्ट है। पर्सनैलिटी में क्या चीज हर्ट है? पर्सनैलिटी का मैं हर्ट है, पर्सनैलिटी की सेल्फ इमेज, मैं रूपी सेल्फ इमेज हर्ट है, पर्सनैलिटी की कंडीशनिंग्स हर्ट है, मान्यताएं हर्ट है, पर्सनैलिटी का बिलीफ सिस्टम हर्ट है। तो भैया हर्ट है तो अपना पर्सनैलिटी हर्ट है ना, हम थोड़ी हर्ट है। कुछ ही दिनों में तो पर्सनैलिटी वैसे भी हर्ट होकर के बदल जाएगी या कुछ चेंज हो जाएगी, तो पर्सनैलिटी को हर्ट होने देंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी हर्ट है, हम थोड़ी हर्ट है। याद रखिए एक रूल, जितना पर्सनैलिटी को चोट पहुंचती है उतना ही आपकी आत्मा या आपका रियल सेल्फ मजबूत होता है। इसलिए पर्सनैलिटी को हर्ट होने देंगे। नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, अपने आप से कहेंगे कि ये नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। किसकी ये नेगेटिव थिंकिंग है? पर्सनैलिटी की नेगेटिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी हर्ट है, पर्सनैलिटी का मैं हर्ट है। इग्नोर कर देंगे, कहेंगे ठीक है भैया हर्ट है तो चलो कोई बात नहीं, हर्ट होने दो, हम परेशान नहीं होंगे। पर्सनैलिटी चोट पहुंच रही है ना, पर्सनैलिटी को, हमें थोड़ी चोट पहुंच रही है। ऐसा मानेंगे हमेशा जब भी पर्सनैलिटी के ऊपर चोट पहुंचेगी तो, नार्सिसिस्ट चोट पहुंचाएगा तो। और फिर एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप हमेशा अपने शरीर मन से अलग है। शरीर मन को चलाने वाला पर्सनैलिटी है, आप पर्सनैलिटी से भी इसीलिए अलग है। पर्सनैलिटी को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कैसे मैं कैसे बॉडी माइंड को चलाता है। देखिए आपकी पर्सनैलिटी का जो पैटर्न है, कोडिपेंडेंट पैटर्न अगर आपके अंदर है, तो कैसे आपको हमेशा देने के लिए मजबूर करता है, अपने आप को सेक्रीफाइस दूसरे के लिए करने के लिए मजबूर करता है। देखिए इस पैटर्न को कैसे पर्सनैलिटी हर्ट होती है तो नेगेटिविटी पर्सनैलिटी के अंदर पैदा होती है और उसकी वजह से नेगेटिव थिंकिंग चलती है, ओवर थिंकिंग चलती है। देखिए कैसे पर्सनैलिटी ओवर थिंकिंग करती है, नेगेटिविटी करती है। जैसे ही आपको याद आए कि अरे ये तो पर्सनैलिटी कर रही है, छोड़ दीजिए, बंद करिए, पर्सनैलिटी को थोड़ी सीरियसली लेते हैं। ऐसा करेंगे धीरे धीरे पर्सनैलिटी डिफ्यूज हो जाएगी, और जितना पर्सनैलिटी डिफ्यूज होगी, जितना पर्सनैलिटी पैसिव होगी, जितना पर्सनैलिटी की पावर ऑब्सेशन कम होगा, जुनून पर्सनैलिटी का जितना कम होगा, उसी प्रोपोर्शन में आत्मा मजबूत होगी। पर्सनैलिटी वो बादल का धुआं है जिसके छटने पर आत्मा का सूरज चमकता हुआ बाहर आता है। तो पर्सनैलिटी के धुएं को छटने देंगे। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की चोट पहुंचा रहा है, पहुंचाने देंगे। बदतमीज आदमियों के आसपास रहेंगे, बदतमीज आदमी बेइज्जती करेगा, कोई बात नहीं, पर्सनैलिटी को चोट पहुंचेगी ना, आपको थोड़ी पहुंचेगी। इस तरीके से धीरे धीरे इनवल्नरेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा आगे आ जाएगी और पर्सनैलिटी पैसिव हो जाएगी। और मैं एक हमेशा स्पिरिचुअल टेक्निक भी बताता हूँ, वो स्पिरिचुअल टेक्निक हमेशा सीखेंगे। वो स्पिरिचुअल टेक्निक क्या है? अपने आप से प्रश्न पूछेंगे। देखिए मैंने अभी आपको ये बताया कि हम शरीर और मन से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर और मन को अलग देख सकते हैं, मन को हम बदलता हुआ देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को बदलता हुआ देख सकते हैं, हम अपने विचारों को बदलता हुआ देख सकते हैं। यही फीलिंग्स और मन ही तो हमारा विचार है, यही फीलिंग्स और विचार ही तो हमारा मन है। इनको हम बदलता हुआ देख सकते हैं, इसलिए हम माइंड को भी बदलता हुआ देख सकते हैं, हम बॉडी को भी बदलता हुआ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी बचपन में छोटी थी, अब जवानी में ऐसी है, बुढ़ापे में और दूसरे तरीके की हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अपनी बॉडी को बदलता हुआ देखते हैं। तो जो भी चीजें बदल रही हैं उनको हम देख ही इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हम नहीं बदल रहे हैं। अगर हम भी बदल रहे होते और उन चीजों के साथ साथ, तो हम बदलाव ना देख पाते। लेकिन चूंकि हम नहीं बदल रहे हैं, वो सब चीजें बदल रही हैं, इसीलिए हम बदलाव को देख पा रहे हैं, इसीलिए हम इन सब चीजों से अलग है। पर्सनैलिटी बॉडी माइंड के द्वारा सीखी गई चीज है,
तो पर्सनैलिटी कैसे काम कर रही है, कैसे पर्सनैलिटी शरीर और मन को एक विशेष तरीके से चलने के लिए मजबूर करती है, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पर्सनैलिटी को भी देख पाएंगे। पर्सनैलिटी कैसे हमारे ओवर थिंकिंग करती है हमारे माइंड के थ्रू, पर्सनैलिटी कैसे नेगेटिविटी चलाती है मेरे माइंड के थ्रू, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे ये देख करके कि पर्सनैलिटी कैसे हर्ट है। तो ये सब जो बॉडी माइंड और ये पर्सनैलिटी है, ये है हमारा छोटा वाला सेल्फ, एम्पिरिकल सेल्फ, व्यवहारिक सेल्फ, छोटा सेल्फ। इन सब सेल्फ को, छोटे सेल्फ को देखने वाला कौन है? हमारा रियल सेल्फ। अपने रियल सेल्फ में रहेंगे। कैसे रहेंगे, उसका तरीका क्या है? दुखी हैं तो कहेंगे कि, पूछेंगे अपने आप से प्रश्न, कौन है जो दुखी है? तो जवाब आएगा मैं दुखी हूं। लेकिन मैं कौन हूं वास्तव में? मैं कौन हूं? तो पता चलेगा ये छोटा सेल्फ जो अभी जवाब दे रहा था कि मैं दुखी हूं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो इस छोटे सेल्फ को यानी बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को देखने वाला हूं। तो बड़े सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जैसे ही बड़े सेल्फ की तरफ, रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे, आपका जो ईगो है, जो कि पर्सनैलिटी को ताकत देता है, वो ईगो पर्सनैलिटी बॉडी माइंड को छोड़ करके आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। क्योंकि आपका ईगो आपके रियल सेल्फ को ही ढूंढना चाहता है, उसी के अंदर वो रहना चाहता है, क्योंकि वही उसका घर है। तो इस तरीके से बार बार अपने आप को पूछेंगे जब नेगेटिविटी नार्सिसिस्ट क्रिएट करे, कौन दुखी है? मैं दुखी हूं। मैं कौन हूं? मैं ये छोटा सेल्फ हूं बॉडी माइंड या पर्सनैलिटी का, कि मैं रियल सेल्फ हूं? मैं रियल सेल्फ हूं। रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तो इसका मतलब आपने ईगो को दिशा दे रहे हैं कि बेटे हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ईगो तुरंत सब छोड़ छाड़ करके आपके उसके अंदर रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। जब ईगो रियल सेल्फ के अंदर रहने लग जाएगा तो आप को हमेशा खुश रहेंगे। बाहर कोई भी चीज उल्टी सीधी हो रही हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मजे से अपना खुश रहेंगे, अंदर से खुश खुश बने रहेंगे। जिसका ईगो उसके रियल सेल्फ में विलीन हो जाता है, उसके रियल सेल्फ ही हैप्पीनेस बन जाता है। उसे किसी बाहर कोई हैप्पीनेस की जरूरत नहीं है। इसी ये प्रोसेस या प्रक्रिया आपके साथ हो सके, इसीलिए अलग अलग रूप में नार्सिसिस्ट आपके जीवन में आता है। जीवन के नार्सिसिस्ट को भेजने का उद्देश्य आपको पनिश करना नहीं, बल्कि ये ज्ञान देना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं।